हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। और भारतीय इतिहास में जो है हम लोग आधुनिक भारत देखने वाले हैं। और ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम के लिए। ये इसके अंतर्गत 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पूरे एनसीईआरटी का समाकलन करके दिया गया है। और इस चैप्टर में जो है किस स्रोत से लिया गया है इस नोट्स को बनाने के लिए, वो भी विस्तृत रूप से बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आज का चैप्टर है जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन। तो जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन जो है, इसमें प्रमुख रूप से किस स्रोत से लिया गया है वो सारा चीज़ इसमें बताया गया है। तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना, चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना करना। और आगे देखते हैं चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है, और 1857 और उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी जो क्लास 8 का है, चैप्टर 5 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह, चैप्टर 6 1858 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन, चैप्टर 9 भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। ओल्ड एनसीईआरटी के क्लास 12 के चैप्टर 13 से स्वराज के लिए संघर्ष लिया गया है। दोस्तों इस रूप में जो है स्रोत से लेकर इस चैप्टर का निर्माण किया गया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आधुनिक भारत में। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है कि औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में आदिवासियों, कृषकों तथा मजदूरों का अत्यधिक शोषण किया। उन्हें अपनी जमीनों से बेदखल किया गया, जिससे इन समुदायों में ब्रिटिश शासन के प्रति तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। और इसी असंतोष के परिणाम विभिन्न विद्रोह के रूप में सामने आया, और जिनका विवरण निम्न रूप से हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह को देखते हैं। देश के आदिवासी क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण और प्रशासन स्थापित होने के पश्चात आदिवासियों का शोषण आरंभ हो गया। ब्रिटिश शासन की नीतियों तथा शोषण के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा समय समय पर अनेक विद्रोह किए गए, जो निम्न हैं। तो जनजातीय विद्रोह कौन कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों इससे। तो पहला जो विद्रोह था वो भील विद्रोह। इसके बारे में याद रखना है कि ये भील विद्रोह कब से कब हुआ, तो 1818 से लेकर 1846 ईस्वी में। इस विद्रोह का आरंभ 1818 ईस्वी में पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। भीलों की अधिक जनसंख्या पश्चिमी तट पर खानदेश जिले में निवास करती थी। यह विद्रोह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि प्रदेशों में हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था कि कृषि संबंधी परेशानियां थी, जो अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न की गई थी। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में पुनः भील का विद्रोह हुआ, और यह 1846 ईस्वी तक चला गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि भील विद्रोह किस क्षेत्र का आंदोलन था, तो पश्चिमी घाट का आंदोलन था। और इस विद्रोह का आरंभ कब हुआ, तो 1818 में हुआ, और अंत कब हुआ, तो 1846 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से कौन थे, तो सेवरम थे। आगे देखते हैं दोस्तों खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1830 से लेकर 33 के बीच हुआ। यह विद्रोह उस समय आरंभ हुआ जब अंग्रेजों ने खासी और जयंतिया पहाड़ियों से सिलहट के मध्य सड़क निर्माण शुरू किया। स्थानीय लोगों ने इसे अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना। खासी विद्रोह के प्रमुख नेता तीरथ सिंह थे। तो खासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तीरथ सिंह थे। इस विद्रोह में वारमानिक तथा मुकुंद सिंह ने भी विशेष योगदान दिया। अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है खासी विद्रोह कब हुआ, तो 1830 से 33 के बीच हुआ। और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो तीरथ सिंह थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो तीरथ सिंह थे। और किस क्षेत्र में हुआ, तो खासी और जयंतिया पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों कोल विद्रोह। आगे कौन सा है, कोल विद्रोह। 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ। यह विद्रोह 1831 ईस्वी में रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मालभूम में हुआ था। मुख्य रूप से जो है ये आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ, तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग वाले क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख कारण कोल आदिवासियों की जमीन छीनकर मुस्लिम एवं सिख कृषकों को देना था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सुरगा एवं सिंगराय ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 ईस्वी में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुरगा एवं सिंगराव। और किस क्षेत्र का यह आंदोलन था, तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मालभूम क्षेत्र का यह आंदोलन था। आगे देखते हैं दोस्तों खोंड विद्रोह।
जो कि 1837 से लेकर 1856 के बीच हुआ। खोंड विद्रोह कब हुआ? 1837 से लेकर 1856 तक हुआ। यह विद्रोह 1837 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी के मध्य तमिलनाडु, बंगाल एवं मध्य भारत में रहने वाले खोंड जनजातियों द्वारा किया गया। इस विद्रोह का कारण सरकार द्वारा नरबली प्रथा पर रोक लगाना था। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है खोंड विद्रोह कब हुआ, तो 1837 से लेकर 56 के बीच हुआ। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चक्र बिसोई। और किस क्षेत्र का ये आंदोलन था? तो मध्य तमिलनाडु और बंगाल एवं मध्य भारत का था। आगे देखते हैं दोस्तों, संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच हुआ। भागलपुर एवं राजमहल के संथाल आदिवासियों ने 1855 ईस्वी में जमींदारों, साहूकारों के अत्याचार एवं भूमिकर अधिकारियों के दमनात्मक व्यवहार के प्रति विद्रोह किया। यह विद्रोह भागनीडीह नामक गांव से शुरू हुआ था। सिद्धू एवं कान्हू इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह के पश्चात 1855 ईस्वी में संथाल क्षेत्र को पृथक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया और इसका नाम संथाल परगना रखा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855-56 के बीच हुआ। किस क्षेत्र में हुआ, तो भागलपुर एवं राजमहल के क्षेत्र में हुआ। और जो है इसका दमन कब कर दिया गया, 1855 ईस्वी में जो है 1855-56 तक ही इसका अंत हो गया इस आंदोलन को। और संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो कौन है? सिद्धू और कान्हू। आगे देखते हैं दोस्तों, रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो आंध्र प्रदेश में हुआ, जो कि 1879 से 80 तक चला और पुनः 1886 ईस्वी में हुआ। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा विद्रोह का विस्तार हुआ था। इस विद्रोह के नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। यह विद्रोह न केवल ब्रिटिश शासन अपितु जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध था। रंपा विद्रोह के नेता सीताराम राजू ने वर्ष 1922 से 24 के बीच गांधी जी की प्रेरणा से अहिंसक आंदोलन आरंभ किया, जिसका अंग्रेजों ने जल्द ही दमन कर दिया। तो पूछा जाता है रंपा विद्रोह किस क्षेत्र का आंदोलन था, तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र का आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू। आगे देखते हैं दोस्तों, मुंडा विद्रोह। बिहार में होने वाले मुंडा आंदोलन एक प्रमुख जनजातीय आंदोलन था और इसका संबंध आदिवासी समाज को सुधारने से था। तो कब हुआ, 1895 से लेकर 1899 के बीच। मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1895 से 1899 के बीच। आगे देखते हैं दोस्तों, 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। इस आंदोलन का उद्देश्य मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। मुंडा आंदोलन के प्रसार के क्रम 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और उनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा। तो मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। आगे देखते हैं दोस्तों, 1897 ईस्वी में जेल से लौटने के बाद उन्होंने आह्वान किया कि उनके यानी बिरसा मुंडा नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए दीकुओं, जो कि बाहरी लोगों को जो है आदिवासी दीकू कहते थे, तो दीकुओं को सत्ता से समाप्त कर दे। सत्ता को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बिरसा के अनुयायियों दीकू और यूरोपियन सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर आक्रमण किया। उन्होंने थाने और चर्चों पर आक्रमण किए तथा जमींदारों व महाजनों की संपत्ति को हानि पहुंचाई। वर्ष 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो जाने पर यह आंदोलन धीमा पड़ गया। मुंडा आंदोलन दो दृष्टियों से काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए विवश किया जिनके माध्यम से दीकू लोग आदिवासियों के जमीन पर आसानी से अधिकार नाक कर सके। दूसरा, इस विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन का विरोध करने में आदिवासी क्या हैं, सक्षम हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो प्रमुख जनजातीय विद्रोह के रूप में देखते हैं तो विद्रोह वर्ष किस वर्ष हुआ, क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। तो चुआर विद्रोह कब हुआ, तो 1768 ईस्वी में हुआ और बंगाल के क्षेत्र में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दुर्जन सिंह और जगन्नाथ। तो चुआर विद्रोह कब हुआ, 1768 में, बंगाल के क्षेत्र में दुर्जन सिंह और जगन्नाथ के नेतृत्व में।
पहाड़िया विद्रोह 1772 से लेकर 80 के बीच झारखंड में हुआ और रानी सर्वेश्वरी इसके नेतृत्व करता थी। तमाड़ विद्रोह 1772 से 1820 में झारखंड के क्षेत्र में हुआ। भोलानाथ सिंह और दुख मानकी के नेतृत्व में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों तिलका मांझी विद्रोह, जो कि 1783 में हुआ, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ और तिलका मांझी के नेतृत्व में जो है इस आंदोलन को किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों चेर विद्रोह। चेर विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ और चेर विद्रोह पूर्वी भारत का आंदोलन था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूषण सिंह। चेर विद्रोह कब हुआ? तो 1817 ईस्वी में हुआ। पूर्वी भारत का यह आंदोलन था और भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ। रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 29 के बीच हुआ, जो कि पश्चिमी घाट का आंदोलन था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चीतर सिंह। भील विद्रोह 1825 से लेकर 31 के बीच हुआ और पश्चिमी घाट में हुआ और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे? शिवराम। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? शिवराम। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 के बीच हुआ, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरगा और सिंगराय। सुरगा और सिंगराय। खासी विद्रोह 1833 में हुआ और खासी विद्रोह किस क्षेत्र का आंदोलन था? तो असम का। असम का खासी विद्रोह कहाँ का था? असम का और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीरथ सिंह। तीरथ सिंह। आगे देखते हैं दोस्तों गोंड विद्रोह। गोंड विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ और उड़ीसा में हुआ। गोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्र साई। भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो 1833 से 34 के बीच हुआ और किस क्षेत्र में हुआ? तो झारखंड में हुआ और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण सिंह और विंद रॉय थे। खोंड विद्रोह 1837 से 56 के बीच चला है। तो खोंड विद्रोह किस क्षेत्र का आंदोलन था? मध्य भारत का आंदोलन था और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चक्र बिसोई। चक्र बिसोई। कुका आंदोलन पंजाब से संबंधित है, 1840 में हुआ था। कुका आंदोलन कब हुआ था? 1840 में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे? भगत जवाहर मल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह। पूछा जाता है दोस्तों कि 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ और किस क्षेत्र में? तो बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया कौन है? तो सिद्धू कान्हू। आगे देखते हैं दोस्तों युआन जुआंग विद्रोह। युआन जुआंग विद्रोह 1867 से 68 के बीच हुआ, जो कि उड़ीसा क्षेत्र में हुआ। रत्न नायक और धरनी नायक के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है साफाहार विद्रोह, जो कि 1868 में हुआ, झारखंड के क्षेत्र में हुआ और भागीरथ मांझी इसके नेतृत्व करता थे। कोया विद्रोह 1879 से 86 के बीच चला है, जो कि आंध्र प्रदेश का आंदोलन था और राजन अनंत सैयार जो हैं इनके नेतृत्व करता थे। रंपा विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1879 से 1922 के तक चला, लंबा आंदोलन चला और ये जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र का आंदोलन था और अल्लूरी सीताराम राजू जो है इसके नेतृत्व करता थे। मणिपुर आंदोलन 1891 में हुआ। मणिपुर रोंगमई के क्षेत्र में हुआ और जेदो नांग और रानी गेडालू। पूछा जाता है दोस्तों कि रानी गेडालू किस आंदोलन से संबंधित है? तो मणिपुर विद्रोह से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1900 के बीच हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार और झारखंड के क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के जो मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई, इसके बाद ये आंदोलन भी समाप्त हो गया और हैजा बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी। ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो 1914 में हुआ। किस क्षेत्र में? तो बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ और इसके जो नेतृत्व करता थे वो जतरा भगत और बलराम भगत थे। आगे देखते हैं दोस्तों किसान आंदोलन। तो प्रमुख किसान आंदोलन का वर्णन निम्न है। तो सबसे पहले जो किसान आंदोलन को देखते हैं हम लोग, तो नील आंदोलन। नील आंदोलन कब हुआ? तो 1859 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के पश्चात जस्ट कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कौन सा आंदोलन हुआ था? नील आंदोलन हुआ था। नील आंदोलन अंग्रेजों के शासनकाल में होने वाला पहला संगठित किसान आंदोलन था। यह आंदोलन मार्च 1859 ईस्वी में उस समय आरंभ हुआ जब बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। विद्रोह के प्रसार के साथ ही किसानों ने लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। तो पूछा जाता है कि जो है ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ?
तो नदिया जिले के गोविंदपुर से हुई। इस आंदोलन के नेता दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि नील आंदोलन के जो नेता थे कौन कौन थे, तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास, और इन्हीं के नेतृत्व में एकजुट होकर किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। इस आंदोलन के फलस्वरूप 30 मार्च 1860 को नील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने बगान मालिक को दोषी पाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है नील आयोग का गठन कब किया गया, तो 30 मार्च 1860 ईस्वी में। और नील आंदोलन कब हुआ, तो 1859 ईस्वी में हुआ, और इसका जो गठन नील आयोग का किया गया 1860 में। आगे देखते हैं दोस्तों, इस आंदोलन में हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तथा नील बगान मालिकों के अत्याचार का विवरण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, तो हरीशचंद्र मुखर्जी। और हिंदू पैट्रियाट किस आंदोलन से संबंधित था, तो नील आंदोलन से संबंधित था। दूसरा है कि नील मालिकों के अत्याचार का विवरण कौन से नाटक में किया गया, तो नील दर्पण में। और इसके रचयिता कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे। कौन थे, दीनबंधु मित्र थे। आगे देखते हैं दोस्तों दक्कन विद्रोह। आगे देखते हैं दक्कन विद्रोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कब हुआ, 1875 में हुआ। 1875 में पश्चिमी भारत में दक्कन क्षेत्र में होने वाला कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी। यहाँ के किसान करों की भारी बोझ के साथ साथ साहूकारों के चंगुल में भी फंसे हुए थे। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात कपास की कीमतों में भारी गिरावट आई। ऐसी परिस्थिति में साहूकारों का शोषण और बढ़ गया। 1867 ईस्वी में सरकार ने भू राजस्व की दरों में 50% तक की वृद्धि कर दी, जिससे कृषक समस्याएं अपनी चरम पर पहुंच गई। किसानों को भू राजस्व के लिए भुगतान के लिए साहूकारों तथा व्यापारियों से ऋण लेना पड़ा, जिसके ब्याज की दरें अत्यधिक थी। इन्हीं परिस्थितियों में दक्कन में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे, सतारा, अहमदनगर जिले में किसानों ने विद्रोह आरंभ किया। विद्रोहियों ने साहूकारों के ऋण दस्तावेजों को नष्ट करने की नीति अपनाई। सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति दमन की नीति अपनाई। लगभग 1000 किसानों को बंदी बनाया गया। दंगों की प्रकृति तथा कारणों की जांच के लिए सरकार ने दक्कन विद्रोह आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने बताया कि गरीबी के परिणाम स्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता दक्कन विद्रोह का एकमात्र कारण थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आयोग के सुझाव पर सरकार ने 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया और पूना सार्वजनिक सभा ने दक्कन कृषि राहत अधिनियम का समर्थन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सी सभा ने दक्कन कृषि राहत अधिनियम का समर्थन किया, तो पूना सार्वजनिक सभा ने किया। आगे देखते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में आरंभ हुआ। चंपारण में नील की खेती का कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय व्यापारी बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना और उन्हें व्यापारियों को निश्चित दाम पर बेचना पड़ता था। किसानों की इन समस्याओं का समाधान करने हेतु गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, रामचंद्र शुक्ल के कहने पर। किनके कहने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, तो रामचंद्र शुक्ल के कहने पर। और ये किससे संबंधित था, 3 कठिया पर था, अर्थात 20 कट्ठे की जमीन पर 3 कट्ठे के भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने यूरोपीय अधिकारियों को किसानों की समस्या से अवगत कराया। सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया, जिसके सदस्य स्वयं गांधी जी भी थे। इस प्रकार किसान जिस समस्याओं से पीड़ित थे उनमें से कमी आई। आगे देखते हैं दोस्तों, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ, 1918 में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ, 1918 में हुआ। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो गई, किंतु सरकार ने पूरा लगान वसूलने का निर्णय लिया। फलतः किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और उन्हें यह परामर्श दिया कि जब तक सरकार लगान में छूट न दे तब तक वे लगान देना बंद कर दे। सरकार द्वारा जब यह घोषणा की गई कि जो किसान लगान दे सकते हैं वही लगान दे, तब यह आंदोलन वापस ले लिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, किसान आंदोलन से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध बारदोली किसानों का नेतृत्व किया। तो पूछा जाता है कि बारदोली किसानों का सत्याग्रह में कौन नेतृत्व करता थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और
जो है वहाँ के जो बारदोली की किसान महिला जो थी, उन्होंने जो है सरदार का लक़ब दिया वल्लभ भाई पटेल को। किसानों का पहला अखिल भारतीय संगठन वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्थापित ऑल इंडिया किसान सभा था। इस संगठन ने किसानों की मांगों और आज़ादी के संघर्ष के बीच गहरे संबंध स्थापित किए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसानों का पहला अखिल भारतीय संगठन कौन सा था, तो लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा था, जो कि 1936 में गठन किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, किसानों और उनके आंदोलन को संगठित करने में कुछ किसान नेताओं का भी योगदान था, जिनमें बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा आदि प्रमुख थे। मोपला विद्रोह मालाबार के किसानों का एक प्रमुख विद्रोह था, जो कि 20वीं सदी में लंबे समय तक चला। तो मोपला विद्रोह क्या था, तो मालाबार अर्थात केरल के तट पर जो मालाबार क्षेत्र है, वहाँ के ही किसानों का प्रमुख आंदोलन था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख आंदोलन को जो है कृषक आंदोलन को प्रमुख कृषक आंदोलन को देखते हैं दोस्तों। रंगपुर विद्रोह, सबसे पहले रंगपुर विद्रोह आंदोलन हुआ, जो कि 1783 ईस्वी में हुआ। और किस क्षेत्र में हुआ, तो बंगाल के क्षेत्र का यह आंदोलन था, और नेता धीरज नारायण और नूरुल उद्दीन थे। दूसरा था आंदोलन अहोम विद्रोह, जो कि 1828 से 30 के बीच हुआ, और किस क्षेत्र में हुआ, तो असम में। अहोम विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था, असम से, और उसके नेता कौन थे, तो गदाधर सिंह और कुमार रूपचंद्र जी थे। मोपला विद्रोह 1836 में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मोपला विद्रोह कब हुआ, तो 1836 में, और कहाँ हुआ, तो मालाबार तट पर, और सैयद अलावी के नेतृत्व में हुआ। फराजी आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ, फरीदपुर में हुआ, और हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फराजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दादू मियाँ और हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट है सतारा विद्रोह, जो कि 1839 में हुआ, सतारा के क्षेत्र में हुआ, और नरसिंह राव दत्तात्रेय के नेतृत्व में हुआ। सतारा में हुआ, नरसिंह दत्तात्रेय के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है नील विद्रोह, जो कि 1859 में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नील विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। आगे देखते हैं दोस्तों, कूका विद्रोह, जो कि 1872 में हुआ, पंजाब के क्षेत्र में हुआ, और बाबा राम सिंह जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट है पाबना विद्रोह, जो कि 1873 ईस्वी में हुआ, बंगाल के क्षेत्र में हुआ पाबना विद्रोह। ईशान चंद्र राय और शंभू पाल खुदी मुल्ला के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है फड़के विद्रोह, जो कि 1879 में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और वासुदेव बलवंत राय फड़के के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह, जो कि 1904 में हुआ। पाइका विद्रोह कब हुआ, 1904 में हुआ, उड़ीसा में हुआ, और जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे। आगे देखते हैं दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ, राजस्थान में, और सीताराम दास मणिक लाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ, बिहार के क्षेत्र में हुआ, और महात्मा गांधी जी इसके नेतृत्व करता थे। और खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, जो कि गुजरात में हुआ, और इसके भी नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी। एका आंदोलन, जो कि 1920-21, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एका आंदोलन कब हुआ, तो 1920-21 में, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मदारी पासी, और किस क्षेत्र में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। बकास्त आंदोलन 1935 में हुआ, बिहार के क्षेत्र में हुआ था, और कार्यानंद शर्मा इसके जो है नेतृत्व करता थे। वर्ली संघर्ष 1945 में महाराष्ट्र में हुआ, और गोदावरी पुटलेकर जो है इसके नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन, जो कि 1946 में हुआ, और बंगाल के क्षेत्र में हुआ, भवानी सेन, सुनील सेन और रानी सिंह के नेतृत्व में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों प्रमुख किसान संगठन। देखते हैं दोस्तों प्रमुख किसान संगठन। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ, 1918 में हुआ, और संस्थापक कौन थे, तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी जो है इसके संस्थापक थे। अवध किसान सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब इसका गठन हुआ, तो 1920 में, और इसके संस्थापक कौन थे, तो बाबा रामचंद्र। बिहार किसान सभा 1929 में, और सहजानंद सरस्वती इसके जो है संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवध किसान सभा और बिहार किसान सभा। आगे देखते हैं दोस्तों कृषक प्रजा पार्टी, जो कि 1929 में गठन हुआ, और अब्दुल रहीम और फजलुल हक जो है इसके संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ, और संस्थापक कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा 1936 और शहजादा सरस्वती और एन जी रंगा। आगे देखते हैं दोस्तों मजदूर आंदोलन। मजदूरों अथवा श्रमिकों का पहला आंदोलन 1877 ईस्वी में हुआ, जिसमें श्रमिकों ने नागपुर एक्सप्रेस मिल में अपने वेतन की दरों के विरुद्ध हड़ताल की। 1890 ईस्वी में एन.एम. लोखंडे ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। तो भारत का पहला मजदूर संघ कौन सा था? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। और किसने किया? तो एन.एम. लोखंडे ने किया। कब किया? 1890 में किया। 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। यह कानून मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 ईस्वी में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ? तो 1881 में। और इसमें मुख्य रूप से क्या कानून बना? तो बाल श्रम से संबंधित कानून बना। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट कब आया? इसके 10 साल बाद यानी 1891 ईस्वी में आया। और इसमें क्या था? तो साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था किया गया दूसरे फैक्ट्री एक्ट में। और प्रथम फैक्ट्री एक्ट में बाल श्रम से संबंधित कानून बना। मजदूर वर्ग की पहली संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व और प्रबंधन में चलने वाली रेलों में कार्य करने वाले मजदूरों ने 1899 ईस्वी में की। आगे देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1918 ईस्वी में वीपी वाडिया पोमांजी पेस्टनीस वाडिया द्वारा गठित मद्रास लेबर यूनियन एक महत्वपूर्ण और भारत का पहला मजदूर संगठन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत का पहला मजदूर संगठन कौन था? तो मद्रास लेबर यूनियन, जो कि किसके उसके संस्थापक कौन थे? वीपी वाडिया। कब किए थे? 1918 ईस्वी में। वी कल्याण सुंदरम, चकराई चेटियार आदि इस संगठन के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो संभवतः उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी, जिसमें 14,000 सदस्य थे। यानी गांधी जी के द्वारा जो है अहमदाबाद में कौन से एसोसिएशन की स्थापना की? तो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। कब की गई? तो 1918 में। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन एक अग्रणी नेता नारायण मल्हार राव जोशी थे। तो भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? मल्हार राव जोशी। उन्होंने मजदूरों के पहले अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं दोस्तों एटक की स्थापना। एटक अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एटक AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वर्ष 1920 ईस्वी में एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई। उसके कौन सा संस्थापक थे? एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय को माना जाता है। एटक का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1920 में हुआ। कहाँ हुआ? तो बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। इसके प्रथम महामंत्री दीवान चमन लाल थे। तो अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और प्रथम महामंत्री कौन थे? तो दीवान चमन जी थे। एटक का दूसरा अधिवेशन 1921 में झरिया में आयोजित हुआ, जिसमें स्वराज की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया। तो पूछा जाता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कौन से अधिवेशन में जो है स्वराज की स्थापना का प्रस्ताव किया गया? तो 1921 के झरिया अधिवेशन, जो कि दूसरा अधिवेशन था। आगे देखते हैं दोस्तों एटक में प्रथम विभाजन। एटक में प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में एटक के नागपुर अधिवेशन में एटक का 2 भागों में विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो एटक का जो विभाजन हुआ कब हुआ? 1929 में हुआ। और कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में हुआ और 2 भागों में बंट गया। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। विभाजन का प्रमुख मुद्दा यह था कि एटक अंग्रेजों द्वारा नियुक्त रॉयल कमीशन ऑन लेबर का बहिष्कार करेगी या नहीं। उदारवादी इसमें शामिल होना चाहते थे, जबकि उग्रवादी अर्थात क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो है इसका बहिष्कार कर रहे थे। उदारवादियों ने एटक छोड़ दी वे तथा बीबी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF का गठन किया। इस संगठन के अन्य नेता एन.एम. जोशी, शिवराज और तथा लक्ष्मण लाल थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे चलकर ITUF में और कुछ संगठनों के जुड़ने से इसका नाम बदलकर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन NTUF हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों एटक में द्वितीय विभाजन। तो एटक में अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, इसमें जो द्वितीय विभाजन हुआ वो कब हुआ? 1931 में। पहला कब हुआ? 1929 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ? 1931 में। एटक में द्वितीय विभाजन हुआ जब साम्यवादियों ने एटक से अलग होकर
ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC बनाई। इस संगठन के प्रमुख नेता सोमनाथ लाहिड़ी, BT रणदेवी, बंकिम मुखर्जी तथा भूपेंद्र नाथ दत्त आदि थे। केंद्रीय मजदूर संघ के संगठनों को एक करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1933 ईस्वी में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन NTUF का गठन किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1938 में एटक तथा NTUF की नागपुर में संयुक्त बैठक हुई और प्रथम विभाजन के 11 वर्ष के बाद 1944 में दोनों में एकता स्थापित हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, मजदूरों की प्रमुख हड़तालें। तो 1877 में नागपुर के एक्सप्रेस मिल में हड़ताल हुआ। 1895 ईस्वी में अहमदा मिल के मालिक के संघ के विरुद्ध बुनकरों का हड़ताल किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, 1899 ईस्वी में ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे में हड़ताल हुआ, जो कि प्रथम संगठित हड़ताल थी। तो प्रथम संगठित हड़ताल कौन सा था? 1899 का हड़ताल, जो कि ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे में हड़ताल था। 1908 ईस्वी में बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा तिलक को दी गई कारावास की सजा के विरुद्ध हड़ताल था, जो कि प्रथम राजनीतिक हड़ताल था। सॉरी दोस्तों, 1908 ईस्वी में बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा तिलक को दी गई कारावास की सजा के विरुद्ध हड़ताल था, जो कि प्रथम राजनीतिक हड़ताल था। 1918 बम्बई कपड़ा मिल में हड़ताल हो गया। 1922 ईस्वी में टिस्को जमशेदपुर में हड़ताल हो गया और 1922 में सूरत का कपड़ा मिल में हड़ताल किया गया। 1924 ईस्वी में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में हड़ताल किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, 1928 के बॉम्बे टेक्सटाइल मिल हड़ताल सबसे लंबी हड़ताल थी, जो कि 6 माह तक की थी। 1929 के पटसन कारखानों की हड़ताल बंगाल जूट वर्कर्सों के द्वारा की गई थी, जबकि 1939 में युद्ध विरोधी हड़ताल था और 1946 में नौसेना के विद्रोह के समय हड़ताल हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों कि नौसेना का विद्रोह जो है कब हुआ था? नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख कारखाना और उसके जो अधिनियम आए थे उसको। तो अधिनियम कौन सा अधिनियम के अंतर्गत आया, वायसराय कौन थे और मुख्य तथ्य। तो देखते हैं, प्रथम जो फैक्ट्री एक्ट आया वो 1881 ईस्वी में आया और दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में आया। 10 वर्ष के पश्चात दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया था। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है किस वायसराय किस समय आया था? लॉर्ड रिपन। और दूसरा जो है लैंसडाउन के समय आया था, लैंसडाउन के समय आया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? प्रथम फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया और महीने में सिर्फ 4 दिन का ही अवकाश दिया गया। किसमें? तो 1881 के फैक्ट्री एक्ट में। पुनः 1891 का जब फैक्ट्री एक्ट आया उस समय वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे और 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और कार्य अवधि 11 घंटे प्रतिदिन कर दिया और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश देना मंजूर कर दिया। 1911 का फैक्ट्री एक्ट जब आया तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे और पुरुष कार्य अवधि 12 घंटे निश्चित कर दी गई और अल्प आयु के बच्चों पर रात्रि 7 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया कार्य करने पर। आगे देखते हैं दोस्तों, 1922 के फैक्ट्री एक्ट आया जो कि 11 वर्ष के बाद आया। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में आया। बच्चों की कार्य अवधि उसके अंतर्गत 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई तथा 12 से 15 की आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने की क्या कर दी गई? अनुमति दे दी गई। आगे देखते हैं दोस्तों, 1934 का फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड वेलिंगटन के समय आया। मौसमी तथा गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया तथा अल्प आयु बच्चों की कार्य अवधि 5 घंटे निश्चित की गई और इसके अंतर्गत श्रमिकों के चिकित्सा और आराम का व्यवस्था भी करने का निर्णय लिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, 1944 का फैक्ट्री एक्ट जो आया वो लॉर्ड वेवेल के समय आया। नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्य अवधि 9 घंटे तथा 200 श्रमिकों से अधिक होने पर कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था करने का भी प्रतिबंध किया गया। कब? 1944 की फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है लाइक एंड शेयर कर लें। और इसी तरीके से अगर आपको PDF चाहिए इसका दोस्तों तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।